विद्यार्थियों, स्वागत है आपका प्रकाश क्लासेस में। रविंद्र गंगवार। आज हमारा एक प्रमुख चैप्टर है कि अभिवृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक। इससे पहले कंटिन्यू जो वीडियोज हमारी बन रही थी तो उसमें हम विकास के सिद्धांत तक हमने आपको वीडियोज दी थी। इसके बाद आज हमारा जो टॉपिक है वो है अभिवृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि हमारी वृद्धि और विकास को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो इन पर हम चर्चा कर लेते हैं बगैर समय गंवाए हुए। इसमें पहला हमारा जो टॉपिक है, जो पहला कारक है वो है हमारा वंशानुक्रम। वंशानुक्रम हम सब जानते हैं, आनुवंशिकी या वंशानुक्रम जिसे हम हेरिडिटी कहते हैं। तो ये क्या होता है कि माता पिता के जो लक्षण जो बच्चों में आ जाते हैं उसे हम कहते हैं वंशानुक्रम। जैसे कद है, रंग रूप आकार है, वृद्धि है, ये सारी चीज़ें हमारी किस में आती हैं? वंशानुक्रम में आती हैं और कहीं न कहीं हमारे विकास को ये प्रभावित करती हैं। हालांकि आजकल व्यवहारवादियों का ये मानना है कि वंशानुक्रम बहुत कम प्रभावित करता है या प्रभावित नहीं करता है, लेकिन कहीं न कहीं हमारे विकास को ये प्रभावित करता है। जैसे हम कहें जिसके माता पिता की हाइट अच्छी होती है तो बच्चे की भी हाइट अच्छी होती है, या माता और पिता दोनों का कलर साफ़ है यानी कि तो बच्चों का भी कलर साफ़ होगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। ऐसा होता भी है, तो इसलिए हम कहते हैं कि वंशानुक्रम कहीं न कहीं हमारे विकास को प्रभावित करता है, वृद्धि और विकास दोनों को प्रभावित करता है। बाकी ये वंशानुक्रम एक पूरा चैप्टर है, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे, डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे दोनों चीज़ों को, इनको वंशानुक्रम और वातावरण को, कि ये हमें दोनों कितना प्रभावित करते हैं, पूरी डिटेल में है, तो इसे बाद में पढ़ेंगे। लेकिन अभी ये किस प्रकार से प्रभावित करते हैं इन चीज़ों पर हम चर्चा करते हैं। तो ये हमारा रंग रूप आकार संरचना, ठीक, इन सब चीज़ों को प्रभावित करता है। इसके बाद वातावरण। अब वातावरण क्या चीज़ है? हम जैसे माहौल में रहते हैं वैसा ही सीखते हैं, वैसा ही करते हैं, वैसा ही हमारा विकास होता है। एक बच्चा वो है जिसका जन्म मान लीजिएगा एक बहुत गरीब फैमिली में या मजदूर परिवार में हुआ है, एक बच्चा वो है जिसका जन्म हुआ है जो परिवार बहुत संपन्न है, आईएएस फैमिली में हुआ है, तो उसके विकास का स्तर और इसके विकास के स्तर में बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलेगा। ये किसे प्रभावित करता है? वातावरण से प्रभावित होता है। अगर हम भारत के वातावरण में रहते हैं तो हमारा विकास भारत जैसा होगा, अगर हम दूसरे देश में रहते हैं तो हमारा विकास उस हिसाब से होगा। तीसरी चीज़ हमारी आती है पोषण, यानी कि हमारा खान पान, जैसा हम खाएंगे वैसा ही हमारा विकास होगा। तो पोषण बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए पोषण में खान पान है, पालन पोषण है, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो पोषण में बच्चे को अच्छा आहार, संतुलित आहार, पौष्टिक आहार अगर मिलता है तो उसका विकास उस हिसाब से होता है, और जिस बच्चे को पौष्टिक आहार नहीं मिलता है उसका विकास थोड़ा निम्न स्तर का हो जाता है या विकास दर उसकी कम हो जाती है। इसके बाद जैविक कारक बहुत सारे हैं, इसमें अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, बाह्य स्रावी ग्रंथियां हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें प्रभावित करती हैं। अस्थिरता है, स्थिरता है, ठीक है। तो ये इसमें हमारी दो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, एक अंतःस्रावी ग्रंथियां और दूसरा हमारा है बाह्य स्रावी ग्रंथियां। ये दो चीज़ें प्रभावित करती हैं, हमें जैविक कारक के अंतर्गत आती हैं। हार्मोन्स हमारे इनसे स्रावित होते हैं, तो ये हार्मोन्स जब स्रावित होते हैं तो इनसे हमारे विकास की दर घटती बढ़ती रहती है। इनके कम या ज़्यादा होने से हमारे विकास पर प्रभाव पड़ता है। दूसरी चीज़ है हमारी संस्कृति। एक बालक की संस्कृति उसे प्रभावित करती है। संस्कृति हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है और हस्तांतरित होती रहती है। तो जैसी संस्कृति में हम रहते हैं वैसी ही संस्कृति के आधार पर हमारा विकास होता है। इसके बाद परिवार की आर्थिक स्थिति, जैसी कि अभी हमने चर्चा की थी कि आर्थिक स्थिति, एक संपन्न परिवार है और एक गरीब परिवार है, अगर दोनों में पालन पोषण बच्चे का होता है तो उसके विकास पर प्रभाव पड़ता है। लिंग भेद में अगर हम गर्ल्स और बॉयज़ की बात करें या लड़का और लड़की की बात करें तो इनका विकास अलग अलग होता है, ठीक। कुछ पारिवारिक माहौल के कारण भी होता है, कुछ लिंग के आधार पर भी विकास अलग अलग होता है। जाति और धर्म, जाति धर्म के आधार पर हमारा विकास प्रभावित होता है। अगर हम हिंदू धर्म के हैं तो हमारा विकास हिंदू धर्म के हिसाब से होगा, मुस्लिम धर्म के हैं तो मुस्लिम धर्म के अनुसार होगा, जैन को मानने वाले हैं तो जैन धर्म के अनुसार होगा, ईसाई धर्म के हैं तो ईसाई धर्म के अनुसार हमारा विकास होगा। तो धर्म कहीं न कहीं हमारे विकास पर प्रभाव डालता है। इसके बाद संवेगात्मक कारक, बहुत ज़्यादा क्रोध करना,
कहीं न कहीं हमारे विकास को प्रभावित करता है। एक हंसमुख होता है, एक क्रोध करने वाले लोग होते हैं, तो ये हमारा विकास भी उसी प्रकार से होता है। बुद्धि जन्मजात है या अर्जित है, बहुत सारी चर्चा इस पे होती है। तो बुद्धि हमारे विकास को प्रभावित करती है। अगर तीव्र बुद्धि का बच्चा है तो उसका विकास तीव्र गति से होता है, अगर मंद बुद्धि का बच्चा है तो उसका विकास मंद गति से होता है। तो बुद्धि हमारे विकास को प्रभावित करती है। ये हमारे महत्वपूर्ण कारक थे जो विकास को प्रभावित करते हैं। अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि विकास को ये कारक प्रभावित करते हैं और जो विकास के बाद जो परिवर्तन होते हैं वो कौन कौन से हैं, इसके बाद हम देखते हैं। अभी अब हम बात करते हैं विकास के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन। कौन कौन से परिवर्तन विकास के फलस्वरूप होते हैं? तो इसमें लेडी हर्लॉग के अनुसार 4 मुख्य परिवर्तन हैं। 4 मुख्य परिवर्तन हैं ये 4 मुख्य परिवर्तन लेडी हर्लॉग ने बताए हैं। शायद इसके बाद में और कोई परिवर्तन किसी मनोवैज्ञानिक ने नहीं बताए हैं। तो ये 4 परिवर्तन कौन से हैं जो विकास के फलस्वरूप होते हैं? सबसे पहला परिवर्तन है वो है आकार में परिवर्तन। ठीक, यानी कि हमारे आकार में, शरीर का आकार है, कद है, लंबाई चौड़ाई है, ये बढ़ती है। जब विकास होता है तो ये सारी चीज़ें बढ़ती हैं। लंबाई में, चौड़ाई में, वजन है, हृदय है, फेफड़ा है, आंत है, शब्दकोश है, स्मरण शक्ति है, इनमें सब में वृद्धि होती है। तो विकास के फलस्वरूप ये इनमें सब में परिवर्तन होता है। इसे हम कह सकते हैं आकार में परिवर्तन। दूसरा है अनुपात में परिवर्तन। अनुपात का मतलब है जैसे कि मान लीजिए अगर हम मस्तिष्क और शरीर के अन्य अंगों की बात करें तो इनका अनुपात अलग अलग होता है या विकास अलग अलग तरीके से होता है। जैसे मस्तिष्क के विकास का अनुपात पहले ज़्यादा होता है अन्य अंगों की अपेक्षा, बाद में मस्तिष्क का विकास धीमा हो जाता है और अन्य अंगों का विकास तेज गति से हो जाता है। तो बाद में अनुपात में परिवर्तन होता है। पहले अनुपात किसका ज़्यादा था? मस्तिष्क का। मस्तिष्क का जो है अनुपात पहले ज़्यादा था अन्य अंगों की तुलना में, अन्य अंगों की तुलना में। ठीक है, अन्य अंगों की तुलना में। बाद में क्या हो गया? अन्य अंगों का विकास तीव्र गति से हुआ और मस्तिष्क का विकास धीमे हो गया। बाद में इसका जो है अनुपात कम हो गया और इनका अनुपात ज़्यादा हो गया। तो अनुपात में परिवर्तन होता रहता है। जैसे हम कहते हैं शैशवावस्था में मस्तिष्क का विकास सर्वाधिक होता है अन्य अंगों के विकास की अपेक्षा। और अगर हम ऐसे तुलना करें तो शैशवावस्था में विकास तेज गति से होता है, बाल्यावस्था में विकास धीमे गति से होता है और उसके बाद किशोरावस्था में पुनः तीव्र गति से विकास होता है। अब बात करते हैं पुरानी आकृतियों एवं आदतों का लोप हो जाना। यानी कि जो पुरानी आदतें हैं वो हमारी विलुप्त हो जाती हैं, छूट जाती हैं। जैसे बहुत से बच्चे हैं, पुरानी आदतें होती हैं कि अंगूठा हाथ का वो चूसते रहते हैं और बाद में आके उसे बंद कर देते हैं। दांत हैं जैसे हमारे दूध के दांत, दूध के दांत क्या होता है? शुरू में हम जब जन्म लेते हैं हमारे मुंह में कोई दांत नहीं होता है, लेकिन इसमें अगला पॉइंट जो है नई आकृतियों एवं आदतों का जन्म। तो हमारे मुंह में कोई दांत नहीं होता है, लेकिन जब हमारे दूध के दांत निकलते हैं तो हम कहते हैं नई आकृतियों का जन्म हुआ है। ठीक है, और वही दूध के दांत जब हमारे निकल जाते हैं तो हम कहते हैं कि पुरानी आकृतियों का विलुप्त हो जाना। जैसे हड्डियों की संख्या अगर हम ले लें तो हड्डियों की संख्या हमारी शैशवावस्था में होती है 270। शैशवावस्था में कितनी होती है? 270। इसे हम ठीक से लिख लेंगे। तो शैशवावस्था में होती है 270। देखिए शैशवावस्था में, शैशवावस्था 270, बाल्यावस्था में 350 हो जाती है और किशोरावस्था में 206 हो जाती है। ठीक, ये हड्डियों की संख्या की हम बात करते हैं। ये 3 प्रकार से है। तो हम कहते हैं शैशवावस्था में जो हड्डियों की संख्या थी वो 270 थी। तो नई आकृतियों का जो जन्म हुआ तब बाल्यावस्था में हो गई 350। ठीक, और कुछ हड्डियां विलुप्त होके यानी कि आपस में जुड़कर उनकी संख्या कितनी रह गई? 206, जो कि एक वयस्क व्यक्ति में हड्डियों की संख्या होती है वो किशोरावस्था में उतनी रह गई। ऐसे हम दांतों की बात करें तो दूध के दांत जो हमारे नए निकले हैं वो किस में आ जाएंगे? चौथे में, नई आकृतियों का जन्म में। और जब दूध के दांत निकल गए तो हमारा पुरानी आकृतियों का विलुप्त हो जाना कहलाएगा। ठीक है, और स्थायी दांतों का उगना वो पुनः इसमें आ जाएगा।
बात क्लियर हो गई। तो कुछ हमारी आकृतियाँ और आदतें, और कुछ आदतें हमारी ऐसी होती हैं जो बचपन में होती हैं और आगे चलकर वो आदतें हमारी विलुप्त हो जाती हैं या उन आदतों को हम छोड़ देते हैं। तो पुरानी आकृतियों एवं आदतों का विलुप्त हो जाना, नई आकृतियों एवं आदतों का जन्म होना। जैसे हम बचपन में बहुत ज़्यादा गुस्सा करते थे, बाद में हमने गुस्सा करना छोड़ दिया, प्रेम से लोगों के साथ रहने लगे। तो जो गुस्से का छोड़ना वो है पुरानी आदतों का विलुप्त होना, और जो प्रेम के साथ रहना है वो है आदतों का जन्म होना। तो ये था हमारा कि विकास के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।